हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एग्ज़ाम जीएस पॉइंटर का बायोलॉजी। तो फ्रेंड, ये जो बायोलॉजी वाली जो बुक है ये पिछले वर्ष के मतलब पीवाईक्यूज़ है। बेसिकली ये पीवाईक्यूज़ का पूरा एक जगह पे दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये हर एग्ज़ाम में काम आ सकता है, जैसे बीपीएससी में काम आएगा, यूपी पीसीएस में, और यहाँ पे और भी एग्ज़ाम हैं जो लिखे हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, आरआरबी सब में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पहला तो हमने इसमें पहला वीडियो कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज हम देखेंगे, आज क्या देखेंगे, सेल, कोशिका को देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी कोशिका चैप्टर्स में जितने भी पॉइंटर हैं, चलिए हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड सबसे पहले कोशिका को देख रहे हैं। तो ये इसमें पहला ही लाइन क्या लिखा गया है, कोशिका जो सेल है ये क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर सेल ही नहीं रहेगा तो लाइफ ही नहीं रहेगा, बेसिक आधारभूत इकाई है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो सेल है, कोशिका सजीवों के जैविक क्रिया की एक संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक, फंक्शनल मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, जो विशिष्ट परगम्य झिल्ली मतलब परगम्य झिल्ली मतलब कि परमेबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, ठीक है। जो कोशिका होती है, मान लीजिए, एक मिनट में आपको दिखा रही हूँ कि ये मान लीजिए कोशिका है, तो इसके चारों तरफ एक झिल्ली बनी रहेगी जिसका नाम है परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, घिरी होती है। और उसमें प्रायः क्या होता है, स्वजनन सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। ये झिल्ली जो है ना, अगर टूट जाएगी तो ये खुद पे खुद बन जाएगी। तो क्या है, इसमें झिल्ली में स्वजनन की सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर मनुष्य में सबसे बड़ी सेल पूछा जाएगा तो वो कौन सा है, नर्व सेल। और फिर बोल रहा है कि शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे भारी एवं सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये जो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा जो है ये सबसे भारी है, ठीक है। अंडा जो है ये सबसे भारी है और सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, अगर पूछेगा तो। और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, नर्व सेल। देख लेते हैं फ्रेंड आगे का पॉइंट्स कि कोशिका विज्ञान, जिसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, तो कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो कोशिकाओं या सेल का अध्ययन से संबंधित है। अगर हम किसी सेल को पढ़ रहे हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वो क्या कर रहे हैं, हम साइटोलॉजी कर रहे हैं, सेल को अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, याद रखेंगे इनका नाम, ये पीवाईक्यू में इनका नाम पूछा गया है, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने क्या किया था कि ये कॉर्क होता है ना, उसके पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ता के समान हनी कॉम स्ट्रक्चर जैसी देखी थी। और वो जो ये छत्ता है ना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है कि ये जो छत्ता है, इन पर्टिकुलर चीज़ों को इन्होंने बोल दिया ये सेल है, और एक सेल है ये, एक सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। तो इन्होंने कहा कि, और इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने सेल को खोजा। तो कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने एक तालाब में सर्वप्रथम जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल की खोज की थी। तो अगर लिविंग सेल की खोज पूछेगा तो कौन है, एवी ल्यूवेनहॉक, और सिर्फ सेल की खोज पूछेगा तो कौन है, रॉबर्ट हुक, ठीक है फ्रेंड। ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका क्या थी, मृत कोशिका थी, और लेकिन एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक क्या किए थे, जीवित कोशिका की खोज किए थे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि एक कोशिका है, दूसरा कोशिका, तीसरा कोशिका, इस सब का एक समूह अगर बन जाता है तो ये क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, उत्तक बनाता है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क या फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंटर में कि फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है कि सेल कोशिकाएं ऊतक टिश्यू और अंग की सूक्ष्म शारीरिक रचना जिसको माइक्रो एनाटोमी कहते हैं, ठीक है। शारीरिक रचना को माइक्रो एनाटोमी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो इंसान, अगर कोई इंसान पढ़ रहा है कि सेल के बारे में पढ़ रहा है, टिश्यू के बारे में पढ़ रहा है, ऑर्गन के बारे में पढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि वो हिस्टोलॉजी है, ऊतक विज्ञान है, ठीक है। हिस्टोलॉजी याद रखेंगे, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल्स को आत्महत्या सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो यह है लाइसोसोम। ये अगर देखेगा कि कुछ प्रॉब्लम है तो यही ख़त्म हो जाएगा, फूट जाएगा। तो ये क्या है? सुसाइडल बैग है, सुसाइड कर लेगा, उससे वही उस जगह का जो भी सेल है वो मर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका का अपशिष्ट निस्तारण। बोल रहा है कि जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में कोशिका का जो है कोई भी वेस्ट डिस्पोजल का अंग कौन सा है? तो यही है, लाइसोसोम है, यहीं से वेस्ट डिस्पोजल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि किसने जीवन की मौलिक संगठनात्मक इकाई फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कोशिका के द्रव पदार्थ को परिभाषित करने के लिए जीव द्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म का शब्द प्रतिपादित किया था? तो इनका नाम है जे.ई. पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे, जे.ई. पुरकिंजे। ये कब किए थे? 1839 में किए थे। इनका डेट भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे। प्रोटोप्लाज्म का जनक कौन है? जे.ई. पुरकिंजे। फिर थोड़ा बाहर में अगर शोलगुल है उसको इग्नोर करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि पादप कोशिका प्लांट सेल। अब देख लेते हैं पादप कोशिका कैसा होता है। देखिए ये एक प्लांट सेल स्ट्रक्चर है, ये जो जितना भी है ये एक प्लांट सेल स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में जो होता है, बीच या कहीं भी एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? केंद्रक, और इंग्लिश में न्यूक्लियस। और देखिए ये जो पूरा खाली स्थान है, यहाँ पे लिक्विड टाइप का कुछ पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, सेल का द्रव्य है, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसमें रुखरा कुछ है, ऐसे उठा सा है, तो इसको हम लोग करते हैं खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, इंग्लिश में कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। और जिसमें कुछ नहीं होता, प्लेन होता, देखिए प्लेन है, इसमें कुछ खुरदरा नहीं उठा हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब देखिए फ्रेंड ये जो है लाइसोसोम, इसी को सुसाइडल बैग कहते हैं। तो फ्रेंड लाइसोसोम कहते हैं किसको? सुसाइडल बैग को। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऐसे स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण। इसके देखिए ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसके ऊपर एक झिल्ली संरचनात्मक है, तो इसमें क्या कहते हैं? केंद्रिक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देखिए सबसे ऊपर में होता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा के ऊपर, ठीक है, ये प्लाज्मा के ऊपर जो होगा उसको प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। और सबसे बाहर में देखिए बाह्य कोशिका, आउटर सेल, ठीक है, आउटर सेल। देखिए ये जो है कोशिका भित्ति है, याद रखिए प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ये देखिए ऐसे जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, तो ये क्या है? ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी राइजोसोम्स है, राइजोसोम्स। देखिए ये जो हरित लवक है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये किसमें पाया जाता है? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये भी यहाँ पर जो खाली एरिया है ये क्या है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है इसलिए इसको मैं बता रही हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे इसका कलरफुल मैंने पिक्चर लगाया है, आप देख सकते हैं। बाहर में क्या है? सेल वॉल है, फिर अंदर में सेल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है, पतली सी झिल्ली है, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखिए ऐसा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर भी था, आपको दिखाया था मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी अपरेटस। और जो प्लांट्स में होते हैं वो बहुत बड़ा वॉक्यूल्स होता है, ठीक है। वॉक्यूल्स क्या होता है? इसका बड़ा होता है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये कोई रैफाइड क्रिस्टल है, ये सब नहीं पढ़ना फ्रेंड, हम मेजर चीज़ देखेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये देखिए ये लार्ज वॉक्यूल, ये वॉक्यूल मेम्ब्रेन, ये लार्ज वॉक्यूल। देखिए यहाँ पे क्या है? इसमें देखिए खुरदरा सा निकला हुआ, खुरदरा निकला हुआ है, तो ये क्या है?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस। ये देखिए इसमें कुछ नहीं खुरदरा निकला हुआ, तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे चीज़ है यही चिपक जाता है तो खुरदरा बनाता है, तो ये क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस पढ़ ही लिए हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, एनिमल सेल को देख लेते हैं फ्रेंड। ये हमारा है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। एनिमल सेल में देखिए मोस्टली क्या क्या पाया जाता है। एनिमल सेल में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है, डोंट टेक टेंशन, मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगी। लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, कोशिकीय द्रव केंद्रक, केंद्रिक झिल्ली, चिकनी अंतःद्रव जालिका। ठीक है, और गोल्जी एपरेटस। इसमें आपको क्या देखने नहीं मिला कि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको कलरफुल पिक्चर्स भी दिखा दे रही हूँ। ये है गोल्गी एपरेटस, सेम प्लांट सेल की तरह पाया जाता है। फिर लाइजोसोम से साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलेशन है, खुरदरी वाला। फिर राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है, बड़ा सा न्यूक्लियोलस है। इसमें वॉक्यूल जो होगा ना, वॉक्यूल्स देखिए, वॉक्यूल बहुत छोटा पाया जाता है, बड़ा नहीं पाया जाएगा। सेंट्रोसोम्स है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, और स्मूथ प्लाज्मिक रेडिकुलम है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्या है। अच्छा, ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ध्यान देंगे कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है और सेलुलोज पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका वॉल नहीं होती है और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मतलब जो सेल वॉल है उसके जगह पे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पूर्ण वृद्धि प्राप्त कोशिका के अधिकांश मध्यवर्ती भाग में एक बड़ी रिक्तियाँ या वॉक्यूल्स पाया जाता है, जबकि वहीं पे एनिमल सेल में छोटी छोटी रिक्तियाँ या रस धमनियाँ वॉक्यूल्स पाई जाती हैं, छोटी पाई जाती हैं एनिमल सेल में, और बड़ी पाई जाती हैं किसमें, प्लांट सेल में। इनमें लवक, मतलब प्लांट सेल में लवक प्लास्टिड पाए जाते हैं, जबकि प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। पादप कोशिका में गति हेतु सीलिया अनुपस्थित होते हैं, मतलब पादप कोशिका में जो फॉर मूवमेंट के लिए जो सीलिया होता है वो नहीं होता, इसलिए वो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, सीलिया उपस्थित होते हैं, इसीलिए जंतु कहीं पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका पट्टी, मतलब सेल प्लेट का निर्माण होता है। किसके दौरान, तो साइटोकाइनेसिस के दौरान, जिससे कोशिका विभाजित होती है। ठीक है, ड्यू टू विच सेल डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें साइटोकाइनेसिस के दौरान केंद्रक द्रव्य विभाजित होते हैं। इसमें सेल प्लेट नहीं, इसमें केंद्रक द्रव्य मतलब कि न्यूक्लियर प्लाज्मा डिवाइड होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तियाँ शामिल होती हैं। तो ये कहाँ मिलता है हम लोग को, साइटोप्लाज्म में मिलता है। नेक्स्ट है कि कोशिका के केंद्रक एक जेली, केंद्रक में एक जेली या चिपचिपा पदार्थ से घिरा होता है। जो कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो चिपचिपा पदार्थ से घिरा होता है। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है फ्रेंड कि कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान द्वारा 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वह भोजन से ऊर्जा युक्त, मतलब ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल होता है, कि एनर्जी निकाल लेता है, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड निकाल लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह कौन सी कोशिकांग है जिसमें श्वसन या रिस्पिरेशन और ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन जैसी जैव रासायनिक केमिकल प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो बताएंगे कहाँ पे होती है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या कहाँ पे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो क्या होता है, लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेल वॉल, ये सब कहाँ नहीं होता है, जंतु में नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कोशिका भित्ति में डैश नहीं पाई जाती है, तो क्या नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति डैश में नहीं पाई जाती है, तो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को देख रहे हैं हम लोग। तो अगर न्यूक्लियस का बेस लेते हैं, न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, अविकसित केंद्रक होता है। और जो होता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो भी अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है कि केंद्रिका न्यूक्लियोलस जो है केंद्रिका है ये भी अनुपस्थित होती है। और जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ नहीं जुड़े होते हैं, ऐसे जैसे डीएनए रहेगा ना, ऐसे करके मान लीजिए ये डीएनए स्ट्रक्चर है ऐसे करके, तो इस पर ऐसे प्रोटीन जुड़ा रहेगा, लेकिन जो है प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ जुड़ा नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक ये पूर्ण विकसित केंद्रक होती है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है। इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है और केंद्रिका न्यूक्लियोलस भी उपस्थित होते हैं और डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि सेल डिवीजन देखते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन ही अनुपस्थित होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन का बेसिकली फंक्शन क्या है, फंक्शन इज टू पैकेज डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियोसोम है, तो इसी में ये डीएनए को पैक करके रखेगा, ठीक है, डीएनए को पैक करके रखेगा। नेक्स्ट है कि श्वसन, रिस्पायरेशन, ठीक है, तो कोशिका द्रव में होता है। जब प्रोकैरियोटिक है तो इसमें साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा श्वसन, लेकिन यूकैरियोटिक में एक पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषित तंत्र, फोटोसिंथेसिस एपरेटस कहाँ होता है, ठीक है फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड जो ये प्रकाश संश्लेषी तंत्र है ये कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, तो ये आंतरिक झिल्लियों में होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है ये अनुपस्थित होते हैं, ध्यान रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, और वही कि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका भित्ति सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में पतली होती है और यूकैरियोटिक में मोटी होती है। फ्लैजिला मतलब कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स होते हैं इन फ्लैजिला, इसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला में 9+2 व्यवस्था में नहीं होते हैं, वही कशाभिका में सूक्ष्म नालिका होती है, माइक्रो ट्यूब्स होता है यूकैरियोटिक में, और 9+2 व्यवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका द्रवी गति मतलब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में स्पष्ट होती है, ध्यान रखेंगे। रिक्तियाँ या रस धमनी, क्या होता है रिक्तियाँ रस धमनी में, तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती हैं वोक्यूल्स, और जबकि यूकैरियोटिक में वोक्यूल्स उपस्थित होती हैं। लाइजोसोम्स देखते हैं, तो पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, लाइजोसोम्स पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं अदर, तो आप बताएंगे फ्रेंड इसको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कैप्सूल्स हो सकता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में हो सकता है और यूकैरियोटिक में बिल्कुल नहीं हो सकता है। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, नील हरित शैवाल में कम विकसित होता है, जबकि वही यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोशिका में वसा यानी फैट और प्रोटीन के पृथक्करण मतलब सेपरेशन, बाइंडिंग, असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किस स्थान पे होता है, तो ये सब का प्रोटीन और वसा का बाइंडिंग, सेपरेशन, असेंबली, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन
की फैक्ट्री कहा जाता है? किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसको राइजोसोम्स को कहा जाता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कोशिका में राइजोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? अगर कोशिका में राइजोसोम अनुपस्थित है तो कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑफ कोर्स है कि राइजोसोम्स प्रोटीन बना रहा है तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका का नियंत्रक भाग कौन सा है, मतलब कौन कंट्रोलिंग पार्ट है? तो न्यूक्लियस है। कोई भी सेल को कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस, केंद्रक। नेक्स्ट है कि डीएनए कोशिका के डैश में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में, केंद्रक में पाया जाता है। बहुगुणिता मतलब पोलीपोलाइडी किसके परिवर्तन होने से होता है? तो गुणसूत्र के, यानी क्रोमोसोम्स के परिवर्तन होने से बहुगुणिता होता है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। कौन सा पदार्थ पौधे को संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है? अगर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देखें तो कौन करेगा? जो बाहर होगा तो वो कौन देगा? सेलुलोज। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाई जाती है, देखिए यहाँ पे। तो ये कौन स्ट्रक्चर को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट है कि बीजाणु या स्पोर आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है, ठीक है, जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई जन्म देती है। मतलब कि यूनिसेलुलर यूनिट है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन गिविंग राइज टू न्यू एंटिटी विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन, ठीक है, ये स्पोर बीजाणु है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की कोशिकाएं पौधों के भिन्न अंग को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में सहायता करती है? तो ये याद रखेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक कोशिका होता है, सेल होता है जो बहुत सारे भिन्न अंग को जन्म देती है। नेक्स्ट है कि डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो क्या है ये? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन क्या है? एक केमिकल है जो कि पौधे में रिलीज होता है और वो सेल डिवीजन करवाता है और पौधे की वृद्धि में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ क्या है? कि गोल्जी बॉडीज़ लिपिड या लिपिड संश्लेषण में भाग लेता है। किस में भाग लेता है? लिपिड सिंथेसिस में। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना होता है? तो डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम्स बना होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल पूर्ण होता है, इससे एनर्जी रिलीज होता है। नेक्स्ट है कि किस एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कृषकों के रूप में मानी जाती है? तो क्या है? चींटी, ठीक है, फार्मर्स के रूप में मानी जाती हैं। नेक्स्ट है कि हिप्पोकैम्पस या अश्वमीन किस प्रकार का जीव है? तो ये एक प्रकार की मछली है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वो जो सांस लेता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसका, ट्रेकिया होता है, और वो अगर पानी में चला जाएगा तो जीवित नहीं, सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पक्षी तथा कीट के फेदर मतलब पर समवृत्ति अंग मतलब एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। एक पक्षी और या अगर कीट का पर होगा मतलब पंख होगा, मीन्स क्या है कि द एनालॉगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज डेट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर दूसरा है, लेकिन वो परफॉर्म जो कर रहे हैं फंक्शन वो सेम कर रहे हैं। जैसे एक बटरफ्लाई का जो पंख है वो छोटा है, पतला है, लेकिन उससे ये बटरफ्लाई उड़ रही है, और एक बर्ड का पंख है जो बड़ा है, उसमें बहुत सारे पंख हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उससे भी उड़ ही रहे, तो सिमिलर फंक्शन कर रहा है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्वचा पर बाल कैसे निर्मित होते हैं? तो सबसे पहले तो मूलतः जो होते हैं ये डर्मल होते हैं, मतलब त्वचा पे ही होते हैं, और मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जो बाल होते हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए काटने पर दर्द नहीं होता। लिव इन होता तो पक्का दर्द होता, ठीक है। नाखून भी है जो ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो हमारा यहाँ पर सेल ख़त्म हो गया फ्रेंड। इसके आगे जो आपको वीडियो आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा बता रही हूँ आपको, एक मिनट। ये पादप किंगडम से, जितने भी पादप किंगडम से क्वेश्चन आए हैं पॉइंट फॉर्म में वो सारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको इसके आगे के जो भी नोटिफिकेशन वो मिलते रहें, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और फ्रेंड, इस वीडियो से पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आप जाइए, उसमें आपको पिक्चोरियल मतलब हर एक चीज़ का फ़ोटोज आपको मिलेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मतलब समझने में ईजी होगा। ठीक है, आप जाइए उसे भी देखिए और इस वीडियो को देखिए अच्छे से 2-3 बार देखिए कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट किंगडम्स के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।